तो नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक विद चिराग पे। आई होप आपकी तैयारी सीजीएल की बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और उसी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं आज हम फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपरों में, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे आज वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, देन लास्ट में उसके हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखें और क्वेश्चन पे जाने से पहले पहले जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं, उसको थोड़ा फोकस करके और फोकस होकर देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ सकते हैं क्रैक विद चिराग के नाम से। सेम एज यूट्यूब पर एक चैनल भैया जिस पे आप देख रहे हैं ये वीडियो, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसको स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे कितने राइट्स हुआ करते थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आप बोलेंगे सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार मतलब 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। बट इन 1978 है ना, कौन सा अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट के तहत हमने आर्टिकल 31 रिमूव कर दिया था। और ये रिमूव क्यों कर दिया था? क्योंकि ये अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ये था संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार इट मींस राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमने कई हद तक इसलिए भी रिमूव करना पड़ा क्योंकि ये केस ही ऐसा हो गया था, भारतीय केस के नाम से जो फेमस है। और जो श्री भारती जी थे उनके जो जमीन थी एक, जो उनके गुरु उनको छोड़ के गए थे उनके पास, वो कई हद तक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आ रही थी, जिसके लिए 3 गुना ज्यादा मुआवजा देने को भी गवर्नमेंट तैयार थी। बट उन्होंने कहा ये मेरा मौलिक अधिकार है और मैं ऐसी कभी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं नहीं, और ये मेरा फंडामेंटल राइट भी है कि मेरी मर्जी में बेचूं या ना बेचूं गवर्नमेंट को ही। बट इसी के तहत जब हाई कोर्ट से वो हार जाते हैं, हाई कोर्ट से जब केरल गवर्नमेंट जीत जाती है, क्योंकि ये केरल का केस था, तो वो भारती जी जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने दायर। और जब अपील दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो भी अगेंस्ट चली जाता है भारती जी के, और वो केरल गवर्नमेंट के फेवर में चली जाता है फैसला। जहां पर 13 ज्यूरी बैठी होती हैं, 13 जजेस बैठे होते हैं ज्यूरी। इसे जो पॉपुलर देखो, जो पॉपुलर केसेस होते हैं ना, वो अक्सर ज्यूरी उसे डिसाइड करती है कि उनका डिसीजन क्या होना चाहिए। तो 13 मेंबर्स होते हैं उस टाइम ज्यूरी पर, 1978 की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें से 6 तो जो आपके केशवन भारती हैं उनके फेवर में होते हैं, बट जो 7 होते हैं ना, वो केरल गवर्नमेंट में फैसला सुनाते हैं, जिसकी वजह से इस फंडामेंटल राइट को हटाया जाता है कि ये एक्चुअल में ये फंडामेंटल राइट होना ही नहीं चाहिए, है ना। कहीं हद तक हमने शायद गलती कर दी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस फंडामेंटल इस राइट को ऐसा फंडामेंटल राइट बनाकर। एक्चुअल में ये लीगल राइट होना चाहिए। सो इन 1978, तो सिंस 1978 अब तक ये लीगल राइट है। और अगर कोई पूछता है आपसे सवाल, ही आएगा ही आएगा पक्का, और ध्यान रखना कि कौन सा आर्टिकल जो है हमारा अब नहीं रहा फंडामेंटल राइट। तो आप बोलेंगे आर्टिकल 31 में था सर अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, और 1978 में हमने इसे रिमूव कर दिया। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इसको अब हमने किस आर्टिकल के तहत डाल दिया है, कौन से आर्टिकल में इसको भैया कहीं हद तक रखा गया है? तो आप बोलेंगे 300A में। 300A में इसको एज अ लीगल राइट रखा गया है। लीगल राइट नाउ, ये हमारा एक लीगल राइट है। लीगली आप कोई भी मालिकाना हक आप मतलब जमा सकते हो, बट अगर कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और उससे बीच अगर आपका आती है प्रॉपर्टी कोई सी भी, तो आपको देन प्रॉपर्टी उसको बेचना पड़ेगा, गवर्नमेंट के हाथ देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसी ले लेगी, भाई मुआवजा देती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों सुनते भी कि वो विश करते हैं कि काश काश मेरी जमीन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आ जाए। क्यों ऐसा विश करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट 3 गुना ज्यादा, ये प्रावधान है, तीन मिनिमम, मिनिमम थ्राइस मतलब मिनिमम 3 गुना ज्यादा मुआवजा देती है। मान लो आज आपकी जमीन 10 लाख की है ना, तो आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे भैया, 30 लाख तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। सोच के देखो, 10 लाख की जमीन 30 लाख में ले ली गवर्नमेंट ने, है ना, तो फायदा तो है ना, इसलिए। ठीक है, तो नाउ इट्स लीगल राइट अंडर 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, मैं बता दूं आपको, ये पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, है ना। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स बताए जाते हैं भाई, मतलब डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, रखा गया है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे।
पार्ट 3 के अंदर भी अगर कोई पूछे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलेंगे 12 से 35 तक, है ना, 12 से 35 तक आर्टिकल ये कवर करता है, जिसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12। हम ये 12 और 13 ना बहुत बार ना हम ना मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन, बट CHSLA क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये पूछा गया है ना। जैसे कि आर्टिकल 12 कहता है इट सेज ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जितने भी संगठन हैं या कोई भी यूनिट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो हमारी टेरिटरी के अंदर हैं तो उसको संघ मतलब यूनियन के अंडर ही माना जाएगा, उसे एक इंडिया का पार्ट ही माना जाएगा। अब सोच के आपको देखो ना, कल को अंबानी कह दे कि भैया मुंबई मेरा है पूरा, क्योंकि अंबानी का पैसा भी इतना है, वो बोल दे ये मुंबई मेरा पूरा है, ये मेरा है, अब से ये मेरी टेरिटरी, तो ऐसा नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि भैया एक राइट यहाँ पर भी गवर्नमेंट के पास भी रखता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप भैया मुंबई जो आपका शहर है, अगर वो हमारी टेरिटरी के अंदर है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, ध्यान रखना, यूनियन के अंडर है, इट मीन्स वो, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? इट सेज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंड इन लेस टर्म। आप बोलोगे सर केशवन भारती के केस में अभी आपने बताया कि आपने अभी अभी जस्ट अभी आपने बताया कि आपने अमेंड कर दिया था, इसे लीगल राइट बना दिया था सर, है ना, और आप अब कह रहे हो कि अमेंड नहीं कर सकते, तो क्या इस आर्टिकल 13 की अवहेलना नहीं हुई क्या उस टाइम पर? जी देखिए, आप क्या बोला है, अमेंड कर सकते हो बट किस टर्म में नहीं कर सकते, इन लेस टर्म, आप उसे कम नहीं कर सकते, समझ रहे हो? आप उसे बढ़ा सकते हो, उसमें कुछ इंप्रोवाइज कर सकते हो, बट आप उसे कम नहीं कर सकते, इस सेंस में अमेंड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? आप उसे कम नहीं कर सकते, बस ये आर्टिकल 13 कहना चाहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट, भैया ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, आप चेक करो। राइट टू इक्वलिटी, आपको याद पहले तो ये करना है कि कहां से कहां तक आर्टिकल होते हैं, कितने से कितने आर्टिकल की कवर कर रहा है। तो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 आर्टिकल कवर कर रहा है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल कवर कर रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये 23 से 24 आर्टिकल कवर कर रहा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25 से 28 आर्टिकल कवर कर रहा है। एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं हमारे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, वो सिर्फ 29 30, ठीक है, एंड 31 मैंने आपको बताया वो तो रिमूव कर दिया था, ठीक है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आप 32 आर्टिकल याद करो, बस 35 तक ना जाओ, तो 32 तक रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर रिट्स वगैरह बताई गई हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 32 आर्टिकल भी आप बोल सकते हो। एक सवाल आ जाता है कि मेगना कार्टा ऑफ इंग्लैंड, तो जो पहली बात तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स हमने पहली बात तो यूएसए से लिए, ध्यान रखना, हमने इसे यूएसए से बोरो करा है इस कॉन्सेप्ट को, बट जो ये कॉन्सेप्ट था केम इनटू बीइंग इन मेगना कार्टा, हम इसे मेगना कार्टा कहते थे ब्रिटिश टाइम पर, ठीक है ना, ठीक है। सो सबसे पहला जो आर्टिकल आपका आता है वो है, हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। सॉरी, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। भाई देखो, चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, लॉ सबके लिए पहली बात तो बराबर है, ठीक है। तो ऑल पर्सन आर इक्वल, सबके लिए बराबर है, लॉ वो कानून सबके लिए बराबर है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी बराबर है। ये नहीं कि भैया शाहरुख खान के बेटे को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करा गया, ऐसा नहीं था, गिरफ्तार तो वो भी हुआ, अरेस्ट तो वो भी हुआ, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो 14 कहता है कि भैया लॉ की इक्वलिटी भाई सबके लिए बराबर होगी, ध्यान रखना, लॉ सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 पे तो मूवी भी बन चुकी है, तो ये आर्टिकल अगर बच्चा बच्चा याद नहीं कर पा रहा तो दिक्कत है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी इंसान को, किस बेसिस पर? उसके धर्म पर, उसकी रेस पर, उसकी जाति पर, उसके लिंग पर, या वो जहां जन्म लिया है। कभी कभी क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनको कुछ लोग चिढ़ाते हैं ना, कुछ नेपाली वगैरह बोल के, बट ऐसा देखा जाए तो लीगली वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उसको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, समझे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका देखो गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसीज रिक्रूटमेंट करना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर अभी एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई है तो क्या अलग से आई है? क्या सिर्फ मेरे मोबाइल पे आई है, या सिर्फ किसी और के जो अमीर बंदा है उसके मोबाइल पे गई है? वो सबके मोबाइल पे पब्लिकली निकली है, बात समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। तो किसी भी, है ना, सेम वही बात आ गई, किसी जाति वाति या कोई भैया कास्ट वगैरह लिंग वगैरह पे कि तू तो भैया, तुम तो आप लड़की हो, आप पेपर नहीं दे सकते, ये वाला,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, है ना, कुछ क्वालिफिकेशंस तो सबकी होती हैं, बट वैकेंसीज तो सबके लिए है ना, पब्लिकली करी गई है ना सबके लिए, फेमस सॉरी शो रिप्रेजेंट तो सबके लिए करी गई है ना पब्लिकली। ठीक है, तो आर्टिकल 16 हमें अधिकार देता है उसका। आर्टिकल 17 पे आप जितने स्टार लगाना चाहो पहले तो उतने स्टार लगाओ भैया, इन्फिनिटी स्टार्स। ये सवाल इतना पॉपुलर है एसएससी में, यार पूछता रहता है, बार बार पूछता रहता है। छुआछूत के अगेंस्ट भैया, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पहले चलता था ये तो, पर आज की डेट में भी कुछ गांव में ये सब होता है कि भैया आपने मेरे कुएं से पानी भरा है तो अब आप भैया इस कुएं से पानी नहीं पी सकते। छुआछूत हो गया, मैं तो भैया मतलब एक्चुअली मतलब नापाक हो गया जो भी है ना, मैं तो वो हो गया जो भी है, मतलब जो भी कहते हैं पता नहीं मेरे को, है ना, इम्प्योर हो गया इट मीन्स। ठीक है, पर अनटचेबिलिटी उस टाइम पे बहुत चलता था। तो ऐसा कोई भी इंसान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ऐसे नहीं कर सकता, आर्टिकल 17 इसका राइट देता है। आर्टिकल 18, पहले चलते थे बेटा जी आर्टिकल्स, मतलब टाइटल्स, आई मीन टाइटल किसी ने कुछ भी दे दिया, जैसे अकबर का टाइटल, जलालुद्दीन मोहम्मद उनका नाम था, लोगों ने उन्हें अकबर का टाइटल दे दिया, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, लाख बख्श का टाइटल दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, राजा महाराजा भाई टाइटल देते रहते थे एक दूसरे को, पर अब ऐसा नहीं होता। तो अबोलिशिस टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ टाइटल्स। ठीक है ना, एक्सेप्ट क्या भैया, एक्सेप्ट भी क्या, एक्सेप्ट दो टाइटल्स जो मिलिट्री के हैं, जनरल, कर्नल, है ना, ये सब, है ना, और एकेडमिक है, जैसे कोई इंजीनियर है इंजीनियर लगा दिया, डॉक्टर है भैया डॉक्टर लगा दिया, प्रोफेसर, समझ रहे ना, पीएचडी कर ली डॉक्टर लग जाता है, तो वो एकेडमिक हो गए टाइटल्स कुछ। ठीक है ना, एक्सेप्ट दीज टाइटल्स। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला राइट होता है वो है राइट टू फ्रीडम। अब सबको भैया फ्रीडम की ध्यान रखना, सबको राइट है फ्रीडम का, सबको राइट होता है फ्रीडम का। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 19, आर्टिकल 19, और ये 19 आर्टिकल में प्रोविजन रखे हैं वो सारे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19 जो 1 है वो क्या कहता है कि आपको बोलने और एक्सप्रेस करने की आजादी है। आप प्रेस की, जैसा मीडिया देखो, प्रेस देखो, मीडिया, मीडिया कुछ भी बोलती है ना, कुछ भी बोलती है। आज की डेट में इंटरनेट में कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है, क्यों, इसी राइट की वजह से। बट तब ध्यान रखना, ये ये तब तक वैलिड है, ये राइट भी तब तक वैलिड है जब सामने वाले का जो राइट है, जो सामने वाले के मौलिक अधिकार हैं, वो अवेलना ना हो जाए, उसका उल्लंघन ना हो जाए। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पर आप बोलो सर हमें तो बोलने की आजादी है ना, तो मैं उसको कुछ भी बोलूं, है ना, मैं उसको कुछ काला पीला कुछ मोटा कुछ भी बोल दूं। बट अगर उसको ठेस पहुंचती है उसकी भावनाओं को, और अगर उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो भैया फिर गलत है, वो फिर आपका जो राइट है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 19 ही चल रहा है, बट उसका बी पार्ट देखे, सब पार्ट। तो असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, भैया आप पीसफुली कोई भी मतलब ग्रुप बना सकते हो, कहीं भी जाके इकट्ठा हो सकते हो, ठीक ना, कोई भी एक जाकर मतलब कोई भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, है ना, बट किसी भी हथियार वगैरह से नहीं, है ना, बस पीसफुल शांतिपूर्वक, है ना, आप शांतिपूर्वक जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है ना, इसकी आपको भैया एकदम छूट है। आर्टिकल 19 सी, टू फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर कैसे भैया, पीसफुली, ध्यान रखना ये बात, है ना, पीसफुली बनाना बड़ा जरूरी होता है ना, कोई दंगा फसाद नहीं करना, बस दंगा फसाद नहीं करना। ठीक है, अगला है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी घूमने जाओ, आप इंडिया गेट जाओ, आप जंतर मंतर जाओ, है ना, आप मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर जाओ, है ना, आप बाबा श्याम मंदिर जाओ, आप वृंदावन जाओ, है ना, कहीं भी जाओ भाई, है ना, जहां जाना है वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, आर्टिकल 19 ई, टू रिसाइड एंड सेटल, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे भाई देखो, जैसे मेरा तो बड़ा मन है कि मैं तो एक दिन वृंदावन बरसाना जाके बस जाऊं, है ना, वहां जाके सेटल हो जाऊं। पर आप बोलो सर आप दिल्ली में रहते हो और आप बरसाना जाके मतलब यूपी में, ऐसा हो सकता है क्या? अरे यूपी इंडिया टेरिटरी है ना, तो टेरिटरी कहीं की भी हो, है ना, टेरिटरी इंडिया के अंदर आ रही है ना अगर वो पूरी, तो वो यूनियन है। आर्टिकल 12 यही बताता था कि अगर वो हमारे बॉर्डर के अंदर टेरिटरी के अंदर है तो वो इंडिया का ही पार्ट है, और उधर मैं कहीं भी जाकर, है ना, कहीं भी माइग्रेट कर सकता हूँ, मैं सेटल हो सकता हूँ। ठीक है, 19 जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड बिजनेस जो करना चाहो आप करो, आप केले बेचो, है ना, आप संतरे बेचो, आप तो कोई बिजनेस खोलना, आप किराने की दुकान कहीं भी खोलो, कोई मना नहीं कर रहा, आप इंस्टीट्यूट्स खोलो, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ,
पर ये नहीं कि आप उधर फिर ट्रैफिकिंग कर रहे हो किसी चीज की, ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, लीगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था 19 आर्टिकल। देन हम बढ़ेंगे आगे आर्टिकल 20 पे। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं किस पे, आर्टिकल 20 पे। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है देखो, तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें कहीं हद तक जो ऑफेंस जो या फिर वायलेटेड एनी लॉ है कोई भी, उसके अगेंस्ट आपको कहीं हद तक आर्टिकल्स दिए, मतलब राइट्स दिए गए हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है ना, नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। आपने कोई गलती कर दी, किसी ने कोई पनिशमेंट कर दी, पनिशमेंट बोल रहा हूँ, कोई मर्डर कर दिया मान लो, और उसको मान लो भैया एक मर्डर के लिए 2 बार सजा मिल रही है, ऐसा नहीं होता। एक सजा के लिए एक ही बार सजा मिलेगी ना, एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, अब कोई भी पर्सन किसी क्राइम के लिए, किसी भी क्राइम के लिए उसको अब फोर्स नहीं करा जाता कि भैया तुम ये क्राइम मानो भी। ठीक है ना, इस राइट में ये आता है कि उसका राइट है। ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी राइट होता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेता है ना, कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई भी कर मतलब अधिकारी आपको अरेस्ट करता है, तो आपके पास एक राइट होता है अपना लॉयर बुलाने का, या फिर किसी लॉयर से बात करने तक का। और 24 घंटे के अंदर अंदर किसी जज के सामने, है ना, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उस अधिकारी को आपको पेश करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास राइट है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू आर्टिकल 21। 21 आपको भाई जीने का अधिकार है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये जीने का अधिकार है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। एक्चुअली में अगर मैं सीधे से सिंपल भाषा में बोलूँ तो जीने का अधिकार भैया। और ये हमें बहुत सारे और अधिकार भी देता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, है ना भाई, कहीं भी आप कुछ भी करो घर के अंदर, कौन कुछ कहने वाला है, राइट टू प्राइवेसी है भैया। है ना, राइट टू मैरिज, अरे कुछ भी करो, ले ये बम बना रहे हो, बम बम नहीं, है ना, है ना, शांतिपूर्वक करो। राइट टू मैरिज, शादी करने की भैया राइट है आपके पास, है ना। अब ये नहीं कि भैया 15 साल की उम्र में कर रहे हो, 21 एज हो रखी है तो 21 में ही करनी है। ठीक है, 21 एज है दोनों की ही अब तो। राइट टू ट्रैवल, कहीं भी घूमो, ठीक है, आपको अधिकार है, आपको राइट है। एंड आपको पता नहीं होगा कि राइट टू स्लीप भी एक, आपको बता दूं आर्टिकल में भैया लिखा हुआ है मैं 21 में। आपको पता है एक्चुअल में राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी है भैया, एक राइट है हमारा, फंडामेंटल राइट है। इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना एक राइट है हमारा, बट बहुत गाँव में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती। और एक्चुअल में फंडामेंटल राइट आपको पता है, जैसे सोना एक फंडामेंटल राइट है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी है। और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में राइट हो जाएगा, राइट टू इंटरनेट, टू एक्सेस इंटरनेट हो जाएगा। मुझे लगता है ये अमेंडमेंट आएगा इसमें, देखना आप, होगा अमेंड इसको। चलो, आर्टिकल 21A, हम बात कर रहे हैं 2002 की। ठीक है, ऑफ 86 अमेंडमेंट। इस 86 अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि भैया 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और आप देखोगे कि इस फ्री एजुकेशन, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखते होगे, है ना, मिड डे मील भी मिलता है, फ्री एजुकेशन भी मिलती है, और ऊपर से किताबें भी मिलती है ना। तो ये होती है फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है एक्चुअल में देखा जाए तो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, अब याद रखना कि कितने कितने साल तक, तो आप बोलोगे सर 6 से 14 साल के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, और ये कौन सा अमेंडमेंट है, 86 अमेंडमेंट ऑफ 2022, सॉरी 2002। ठीक है, आर्टिकल 22, ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु अरेस्टेड और डिटेन्ड। ठीक है, अब मैंने कहा ना, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो भैया उसकी भी प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं कि उसको रिमांड में ले लिया सीधा मार रहे हैं। अब वो देखो, मैं रियलिटी में नहीं जाऊंगा, क्या होता है कैसे होता है ना, आपके बहुत सवाल होंगे सर ऐसा होता तो है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बस मैं इतना कह दूं कि आर्टिकल 22 हमें इसकी आज़ादी और देता है भैया, इसकी फ्रीडम देता है हमें कि हम भैया प्रोटेक्शन के हकदार हैं उस टाइम पर भी, अगर हमें अरेस्ट भी करा गया है तो। ठीक है, ठीक है, तो ये थे भैया आपके 19 से लेकर 22, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आपातकाल लगता है भारत में, तो सारे के सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, नल एंड वॉइड भैया, ठीक है, सिंपल। बट आर्टिकल 20, ठीक है, एंड आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं होते, कभी आपसे ये अधिकार छीने नहीं जा सकते, ध्यान रखना। एट द टाइम ऑफ आपातकाल भी नहीं छीने जा सकते। ठीक है, जैसे देखो इधर लिखा है अंडर आर्टिकल, जो आपका अमेंडमेंट था अंडर 44th अमेंडमेंट,
1978 में जो हुआ है। आर्टिकल 21, नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन नेशनल इमरजेंसी। यार जीने का अधिकार आपसे कौन छीन लेगा। इसमें एक और ऐड करेंगे आर्टिकल 20 बी। आर्टिकल 20 बी नहीं छीना जा सकता, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 जीने का अधिकार तो छीन नहीं सकता ना कोई आपसे। सांस थोड़ी बंद कर देगा, ऑक्सीजन थोड़ी बंद करा देगा अब आपकी, क्यों। नोट करके ये भी नोट करते चलेंगे कि 21A में क्या बोला गया है कि सर इन 2002 86 अकॉर्डिंग टू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बोला गया है कि सर प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू दो चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कंपलसरी वो भी। ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे अब क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आजकल शोषण तो बड़ा ही हो रहा है ना। जैसे आप आर्टिकल 23 पढ़ेंगे इसमें एंड 24 पढ़ेंगे। तो 23 इज व्हाट, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। जैसे आप भैया किसी की तस्करी नहीं कर सकते, आप ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, किसी को काम करने के लिए बाध्य करना नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना, मानव तस्करी वगैरह, ये जबरन काम कराना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये आप कहीं हद तक उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उसका शोषण कर रहे हो। आप बोलोगे सर ये चाय के चाइल्ड लेबर आपने नीचे लिखा है, चाइल्ड लेबर, तो सर ये चाय की टपरी पे काम करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, आर्टिकल 24 इसको ना एकदम क्लियर करता है ना। आर्टिकल 24 देखो ध्यान से, क्या लिखा है कि जो हैजर्डस फैक्ट्रीज हैं, जो डेंजरस फैक्ट्रीज है, डेंजरस जो जॉब्स हैं, है ना, जो खतरनाक नौकरियां हैं एक्चुअल में, है ना, कोई केमिकल कारखाने हैं, है ना, सीमेंट का जो कारखाना है आपको पता, उससे टीबी तक हो जाती है। तो उससे भाई जो 14 साल के जो कम बच्चे हैं ना उम्र के, उन बच्चों को तो भैया काम बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, ज्यादा अगर कभी कभी क्या होता है देखो, ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चा अकेला पड़ जाता है, या फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई कमाने वाला नहीं होता है, या कोई कमा नहीं सकता है, तो उसको जाना पड़ता है मजबूरी में, है ना। ऐसे बहुत लोग होते हैं इंडिया में। तो वो बच्चा फिर जाएगा ही जाएगा, बट तब भी वो 14 साल की उम्र तक ऐसी जगह काम करेगा जहाँ पे उसकी सेफ्टी, उसकी प्रोटेक्शन, है ना, हर चीज का सिक्योरिटी वगैरह हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। यार कोई भी धर्म अपनाए, कोई भी धर्म की हम प्रैक्टिस करें, है ना, कोई भी मंत्र गाएं, कोई भी नमाज अदा करें, है ना, कोई भी प्रेयर करें, है ना, वो भैया उसका फ्रीडम तो हमारे सीधा सीधा, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, सोचो, है ना। तो आर्टिकल 25 सेज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी आप धर्म अपनाओ। ठीक है, और कोई भी धर्म जब अपना रहे हो तो भैया आप किसी भी प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कहीं भी प्रैक्टिस, कहीं भी तो नहीं बोलूंगा, है ना, मतलब आप कोई आपको बस ये मना नहीं कर सकता। अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि भाई मेरे सामने नहीं कर सकते आप। या कोई अगर गायत्री मंत्र पढ़ रहा है तो आप नहीं बोल सकते कि आप नहीं बोलो भाई, ये उसका फंडामेंटल राइट है। बट मैं तब अभी भी यही बोलूंगा, तब तक फंडामेंटल राइट है जब तक सामने वाले का फंडामेंटल राइट उल्लंघन नहीं हो रहा। ठीक है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपने देखा होगा जो कुछ बाबा लोग होते हैं, कुछ महाराज जी होते हैं, वो सत्संग करते हैं, है ना, पंडाल लेके बैठ जाते हैं, पंडाल बना लेते हैं एक, और उसके अंदर जो है कथा वगैरह सुना रहे होते हैं बैठ के ना, यहाँ बैठ के कथा वगैरह सुना रहे होते हैं। तो उनको एक तो पहली बात वो टैक्स फ्री होता है सब कुछ, जो लिखा है अगले आर्टिकल में, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फ्री, प्रमोट कर सकते हो आप किसी भी रिलीजन को। तो एक्चुअल में ये जो बाबा लोग हैं, महाराज जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उस रिलीजन को, है ना, उस रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात, वो जो भी एक्टिव इवेंट कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी पहली बात तो फ्रीडम है ही यही, है ना, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो आप करोगे ना काम, वो टैक्स से फ्री होगा। अगर रिलीजियस वाला काम है तो टैक्स से फ्री होगा रिलीजन वाला काम। हाँ, बट ये नहीं कि उसके आड़ में भैया कुछ और ही चल रहा है ना, उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप ध्यान रखना। कोई भी अगर प्रॉफिट कमाता हुआ मिला तो फिर भैया हवा खाओगे हवालत की, है ना। आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे मदरसा टाइप होते हैं, तो मदरसा टाइप में तो आप देखोगे उर्दू तक सिखाई जाती है, नमाज पढ़ना तक सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में वर्शिप कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, मतलब उन तरह के रिलीजियस जितने भी अफेयर्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब अगला आर्टिकल जो आता है थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है ना, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट।
किसी किसी एरिया के अंदर क्या होता है, माइनॉरिटीज होती हैं और कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग होते हैं जिनके जो धर्म के लोग हैं वो कुछ कम होते हैं, जिनकी आबादी थोड़ी मैं बोलूँगा कम होती है। तो जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का कोई भी अनुराग भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिक जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़े से कम हैं, अगर वो दिल्ली आ जाते हैं और अगर वो कुछ अपना भैया उनका देखो उनका सब अलग होता है। पहली बात तो सबका अलग ही होता है ना, हर एक सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कैसे प्रेयर करने, कैसे वर्शिप करना होता है। और आप उसमें कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, उनकी संस्कृति को कुछ नहीं कह सकते, उनकी भाषा को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इन बेसिस पे उस नागरिक को अलग नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी एक ये फंडामेंटल राइट है। प्लस ये राइट आर्टिकल 29 उनके उनके जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ना, तो लिखा है ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है ना, इस सेक्शन में भैया उनके कहीं हद तक इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन दे रखी है। अब आप क्या है देखो भैया, किसी भी नागरिक को भैया अधिकार होता है कि वो ऐसे संस्थान या फिर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला सकता है, और वो किसी भी स्टेट में हो जाए। ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। मॉस्क बनते हैं, मस्जिद बनती है, नमाज अदा करी जाती है, मदरसा बनते हैं, है ना, और बहुत सारे मंदिर बनते हैं। तो आप उनके कहीं भी, पर हाँ एक बात मैं भी बोलूंगा कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है एक चीज मैंने क्या कि रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। आप फंड्स ले सकते हो एक्चुअल में, जिसे आप चैरिटी कहते हैं। ठीक है ना, और उस चैरिटी का आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। फिर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने यहाँ यूज करा है, और कहीं हद तक हमारे रिलीजियन की जो प्रैक्टिस है उसके लिए यूज कर रहे हैं, है ना। समझे मेरी बात? ठीक है, तो किसी भी नागरिक को संचालित किसी भी जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं चादर जड़ा के आऊं भैया दरगाह पे, तो जा सकते हो, है ना। अगर कोई और चाहता है कि हम मंदिर जाके एक बार देखें कैसा मंदिर है, तो वो जा सकता है। कोई चर्च में जाके प्रेयर करना चाहता है, वो जा सकता है। क्योंकि पिछले हमारे जो हमारा फंडामेंटल राइट था पिछला, कि राइट टू रिलीजन, है ना, तो जब उधर आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर तो भैया फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मतलब जाना, है ना, और वहाँ की चीजों को रिसीव करना तो बहुत आम बात हो जाती है फिर। ठीक है, नाउ आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, है ना। अब ये जो माइनॉरिटीज का जो राइट अभी दे रखा है, ये है उनकी भाषा और धर्म के बेस पर, कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं वो उनके भाषा और धर्म के बेस पे होगा, और उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उन्हें कोई वहां से मना नहीं कर सकता कि आप भाई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं स्थापित कर सकते। ठीक है, ऐसा उनके पास राइट है, वो कर सकते हैं जी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑल माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन गिवन द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ देयर चॉइस। भाई अपनी पसंद के आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करो, प्रशासन आपको इसका करने का अधिकार देगा, गवर्नमेंट आपको इसका अधिकार देगी, जबकि वो तो भैया टैक्स से फ्री होगा, ये भी आपको पता है अभी, है ना, टैक्स से फ्री होगा, है ना। ये अभी हम मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया, देखो ये रहा 27, टैक्स प्रमोट कर रहे हैं आप। अगर आप रिलीजन प्रमोट करोगे ना तो आपको फ्रीडम है भैया, टैक्स एकदम नहीं देना, टैक्स फ्री, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। अब हम पढ़ेंगे भैया एक्चुअल में जो है फादर ऑफ, मैं बोलूंगा इसको फादर है एक तरह से ये, है ना, फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है जितने भी अभी तक आपने आर्टिकल्स पढ़े, है ना, अभी तक आपने जितने भी 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, है ना, ये छठा फंडामेंटल राइट है आपका। और आप सोचोगे अगर सर वो 5 में से कोई भी अगर हमारा राइट उल्लंघन होता है तो हम क्या करें। एक्चुअल में जो केस होता है कोई भी, है ना, कोई भी केस पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर आपका हाई कोर्ट में जाता है, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करा जाता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीधा अपील कर सकते हो। बाकायदा आपको गवर्नमेंट लॉयर दिया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट लॉयर नहीं मिलता है तो आपको एक अधिकार है भैया, आप खुद अपना केस लड़ सकते हो। आपने एक पिक्चर देखी होगी ओ माई गॉड OMG वाली, ओ माई गॉड में वो अपना जो पता नहीं क्या नाम होता है, लाल मिश्रा करके कुछ, नाम नहीं पता, परेश रावल का क्या नाम होता है उसमें, बट उसमें जो परेश रावल है
उन्होंने खुद अपना केस लड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान पे केस करा होता है, और कोई और जितने भी गवर्नमेंट लॉयर थे जिनको भी मतलब कर रहे थे अपॉइंट गवर्नमेंट उनके लिए, तो चाह ही नहीं रहते कि भाई मैं क्यों करूं, भाई मैं नहीं लड़ सकता ये केस भगवान के खिलाफ, है ना। तो वो आस्था थी, बट उनका फंडामेंटल राइट था कि वो केस कर सकते थे, तो उन्होंने करा। और उनका एक फंडामेंटल और राइट था अंडर आर्टिकल 32 कि अगर उनको कोई लॉयर नहीं मिलता है, कोई लॉयर उनकी सहायता हेल्प नहीं करता है, तो वो खुद अपना केस कर लड़ सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो कुछ फैक्ट बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने इस आर्टिकल को, जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर आपका कोई राइट उल्लंघित किया जाता है तो आपको उनके उपचार मतलब रेमेडीज का अधिकार है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, स्यू कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो भीमराव अंबेडकर ने इसी आर्टिकल को कहा, क्या क्या, क्या कहा है, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। दिल और आत्मा कहा है भाई, हृदय, हृदय और आत्मा, ठीक है ना। एक्चुअल में इसे कहा गया है संविधान की आत्मा, इस आर्टिकल को 32 को। दिस मीन्स दैट इफ एनी फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज वायलेटेड, मतलब उल्लंघन अगर करते हो, तो वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, अंडर विच आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। अब देखो भाई, हमने सारे आर्टिकल्स पढ़े, है ना, सारे आर्टिकल्स पढ़े, एक बार रिवीजन मारेंगे अच्छे से, है ना। और रिवीजन भी मारेंगे, यहाँ से मारते हैं रिवीजन, है ना, एकदम अच्छे से एक बार रिवीजन मारते हैं यार। देखो देखो भाई, तो भैया 14 से पहले पार्ट 3 में, पहली बात पार्ट 3 में, ठीक है ना, ठीक है, पार्ट 3 में आता है दूसरा आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वलिटी, 19 से लेके 22, राइट टू फ्रीडम, 23 टू 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 25 एंड 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 एंड 30, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, 32 की बात करूंगा मैं, 25 छोड़ो अभी। तो क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की यार, है ना। ये आपका मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको अलग से बताया है, ठीक है। ये आपका 6th आर्टिकल है, 6th आर्टिकल। तो तैयार हैं आप क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई ये रहा, ये लो। देखो पहली बात तो, ये कौन से पेपर में आया है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कौन से पेपर में आया हुआ है। ये आया हुआ है आपका CGL 2023 में। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ भाई है ना, फ्रीडम रिलीजन का है भैया। ये आर्टिकल है 25 से 28 तक लिखा है सर, ठीक है ना, बिल्कुल ओके। राइट टू फ्रीडम है सर, बिल्कुल है, ये भी है, 19 टू 22 लिखा है सर ये। राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18, ये आर्टिकल्स आपने मेंशन मैंने करे थे। बट राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है एक्चुअल में, ये फंडामेंटल एक्चुअली ड्यूटी है ना, कि आपको मतदान करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बट ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया abolishes द concept ऑफ अनटचेबिलिटी। देखा, देखो बहुत बार आ रखा है, यह है CPO 2022 का क्वेश्चन। और अनटचेबिलिटी मैं देख के समझ जाऊंगा, है ना। कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आप बोलोगे सर, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। आर्टिकल 20 क्या है, ऑफेंस से रिलेटेड, अगर ऑफेंस है अरेस्ट कर लिया, है ना, आपको अधिकार है फिर उसके अगेंस्ट जाने का। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, 19 में तो आपको फ्रीडम दी गई है, ठीक है, अलग अलग तरह की 6 तरह की फ्रीडम से, ध्यान रखना, कितने अगर पूछ लेता है कितनी तरह की फ्रीडम लिबर्टी दी गई है, तो आप बोलोगे 6 तरह की फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 हमें दी गई है, ठीक है। पर आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगला है भैया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, भाग की बात हो रही है ना, विच पार्ट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो भैया भाग, भाग कौन सा है वो, आप बोलोगे सर वो भाग है भाग 3, भाग 3, ठीक है ना। आपका 6 पार्ट तो स्टेट है, स्टेट वगैरह आ जाता है, स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 9 पंचायत हो गया, है ना। 11 रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब यूनियन एंड स्टेट रिलेशन हो गया आपका 11 में। पर आपका पार्ट 3 ये है फंडामेंटल राइट का, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, कितने, पहले 7 थे, ये ध्यान रखना 7 ओरिजिनली थे। अगर कोई पूछे 1940 50 में कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो आप बोलोगे सर ओरिजिनल तो हमारे 7 थे,
1978 में हटा दिया गया। आफ्टर 1978 6 बज गए सर, 6। तो दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स राइट नाउ, ठीक है, दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। सीजीएल 2023 का टियर 1 का पेपर है और उसमें लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 फिर किससे रिलेटेड है? पहली बात तो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो पार्ट 4 ए में है ना, इसे 42 जो आपका अमेंडमेंट था उसमें जोड़ा गया था 1976 में, तो 4 ए में है ये, तो पहली बात है ना, 51 ए आर्टिकल में, ठीक है। बट अभी बात हो रही है कि भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में सर भाग 3 में क्या है ये आपसे पूछा गया है। अरे ये ऑप्शन अलग हो गए क्या इसके? तो आप लिख लेना फंडामेंटल राइट है सर, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, मिसमैच हो गया। Which of the following article of the Constitution of Indian deal with the right to equality, समानता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार, तो देखो ये है रिलीजियस, यस और नो, राइट टू रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम, है ना, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो आपका जो ये है यही है आपका क्या क्या है भाई, इक्वलिटी, इक्वलिटी का राइट, यही आपका इक्वलिटी का राइट है, ओके। Which article of the Indian Constitution deals with abolition of titles, offense, against offense, आपकी लिबर्टीज, 6 तरह की लिबर्टीज फ्रीडम दी गई है, ओके। 17 अनटचेबिलिटी, बट आर्टिकल 18 ही तो है, क्या है, उपाधियों की समापन, उपाधियों का अंत। Which article of the Constitution of India provide protection of the law before the protection of the law, तो आप बोलोगे सर इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है वो आर्टिकल भैया 14 में है। पहली बात तो देखो भाई, पहली बात तो देखो ये एक तरह का फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स हैं 12 से 35 में लिखे हैं भाग 3 में, तो ये 30 हो नहीं सकता, इसको तो हटाओ, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो हो नहीं सकते। हाँ 30 की अगर मैं बात करूँ तो 30 हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशंस वगैरह, फ्रीडम है भैया उधर आपको प्रैक्टिस करने की, कोई भी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए खोलने की, उनके फेवर में खोलने की, है ना, संगठन बनाने की। बट 14th आर्टिकल में आपका लिखा है क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबके लिए कानून समान है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार के, मैंने बोला ना आपको, मैंने जस्ट अभी बताया कितने टाइप ऑफ फ्रीडम्स देता है ये, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं कितने टाइप की जब फ्रीडम है, एक बार देख लेते हैं, है ना। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 तरह की हैं, ठीक है ना। पहले तो है राइट टू एक्सप्रेस स्पीच, देन असेंबल पीसफुली, एसोसिएशन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, है ना, मूवली फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी घूमो, देन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड, कोई भी अडोप्ट करो ट्रेड या कोई भी कुछ भी बिजनेस करो, ठीक है, ओके। तो ये सारे आपके हैं भैया, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, 6 तरीके के सर, हो गए 6 तरीके के, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, देखो भाई देखो आराम से करेंगे, देखो जैसे ये अबोलिशन टाइटल्स है तो 18 में है सर, है ना, हाँ या ना बोलो, है ना। राइट अगेंस्ट जो आपका एक्सप्लॉइटेशन है ना, राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन है ये तो 23 और 24 में है सर, है ना, ये तो इसमें है। अबोलिशन और नेचुरलिटी 17 में है सर, 17 में है ये, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ सर ये 19 में है, और 19 में भी कौन सा वाला है, ये 19 ए है सर। तो देखो ये तो गलत है, 18 17 15 नहीं, 14 17 नहीं, 19 19, हाँ सर ऑप्शन डी इज द राइट वन। बोला था कौन सा करेक्टली मैच है ना, लिखा है करेक्टली मैच है जो, ठीक है, ओके देन। तो यहाँ क्वेश्चंस खत्म होते हैं और आपके फंडामेंटल राइट्स भी, ठीक है। आई होप आपको फंडामेंटल राइट अच्छे समझ आए होंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, सीजीएल के करे, कुछ सीपीओ के करा एक दो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया। अब अपनी तरफ से भी जब क्वेश्चंस लगाओगे ना आप, तो आपको यही चीजें आती रहेंगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा पढ़ा था, ठीक है, इस तरह से था, ठीक है। तो जो चार्ट मैंने बनाया है फंडामेंटल राइट का, उसको एक बार और देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे उसको तो एक बार, ठीक है ना। ये जो मैंने, आप देखो मैं बता देता हूँ, ये इसको तो अच्छे से याद कर लो, ठीक है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लो, ये कौन सा राइट कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ठीक है। एंड आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है फंडामेंटल राइट में, बस इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से पढ़ना है, ठीक है।
बाकी ये मेरा आपका यूट्यूब चैनल है, इसको आप भैया सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देना इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर देना दोस्तों के साथ अपने, ताकि उनको भी ये वीडियोस मिलती रहे और ऐसी वो भी आगे बढ़ते रहें, है ना। बाकी अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, और मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए शब्बा खैर, टाटा, राम राम, और टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय।